वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न हिंदी शॉर्ट हैंड में 19वां क्लास है और जो बेसिक कोर्स है वो ख़त्म हो चुका है। और अब जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है लोप नियम, कि कैसे कुछ चीज़ों को, कुछ शब्द को, शब्दांश को स्किप कर देते हैं ताकि उससे शब्द छोटा बने, वाक्यांश छोटा बने उसका आउटलाइन, और इससे क्या होता है कि स्पीड हमारी बढ़ती है। और जो र नियम था उसके आधार पर एक्सरसाइज है 40, 41, 42। इसको भी मैं, इसका जो लिंक है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका आप सॉल्व करिएगा, उसका सलूशन भी रहेगा साथ में। उसके बाद और आप बिना इस नियम के जो आज क्लास होने वाली है, बिना इसके पहले वाली वीडियो तक में ही अब आप उतना पढ़ने के बाद रामधारी गुप्ता खंड 1 शुरू कर सकते हैं लिखना। और उसके जो कठिन शब्द होंगे उसका मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, जो कठिन शब्दांश होंगे या शब्द होंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको लिखिए और देखिए आप लिख पा रहे कि नहीं। अभी धीरे धीरे आप उसको देख करके नकल बनाइए, कॉपी करिए रामधारी गुप्ता खंड 1 से। अभी 2 मत उठाइएगा, उसमें कठिन शब्द हैं। खंड 1 उठाइए। जितने भी आप लोग अगर क्लास फॉलो किए हैं, सीखे हैं, तो नियम और शब्द चिन्ह, सारे संकेत चिन्ह याद कर लीजिए। उसके बाद खंड 1 से शुरू कर दीजिए लिखना। और धीरे धीरे आप लिखेंगे तो आपको नए नए शब्द मिलेंगे। उसके लिए एक अलग कॉपी जो आप बनाए थे आउटलाइंस के लिए, शब्द चिन्ह के लिए, उसी में उसको नोट करते जाइए, ठीक है। और मैं आपको बताता जाऊंगा आउटलाइंस जो भी हैं खंड 1 से, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही पर्टिकुलर एक्सरसाइज से। और उसके बावजूद आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके, या कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं क्या है लूप नियम। तो पहला नियम इसमें है र, अंग और ढ के लिए। तो अब इन तीनों के लिए र से ही हम डिनोट करेंगे, मतलब कि क्या है, अंग और ढ जो है ढक्कन वाला, इन दोनों ध्वनियों को जो र का साइन होता है कि मोटा करके डिनोट करते हैं, उसी से डिनोट करेंगे हम लोग सुविधानुसार। अगर कहीं पे ऐसा है कि नहीं किया जा सकता है डिनोट र से, तो आप उसको उसके सब चिन्ह से लिख दीजिए। अंग को अंग बना दीजिए, ढ को ढ बना दीजिए। लेकिन जहाँ तक मुमकिन है उसको मोटा करके ही पढ़ा जाएगा अब र की तरीके से। जैसे तोड़ फोड़ है, अब इसको तोड़ फोड़ भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग जो नहीं सही से बोल पाते हैं अंग, तो इसे तोड़ फोड़ पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये तोड़ फोड़ ही है। तो उसके लिए देखिए यहाँ आउटलाइन बनाई गई है। त को मोटा करके फिर फ जोड़ दिया गया, तोड़ फोड़। फिर क्या है, जोड़ तोड़। तो जो को मोटा कर देंगे तो जोड़ तोड़, इस तरह से जोड़ तोड़ हो जाएगा, मतलब कि जो बड़बड़ाना। तो ब को मोटा कर दिए तो बड़बड़ाना, फिर आखिरी में अना लगा दिए हैं, ठीक। उसी तरह तड़फड़ाना, बड़ी, तो ब को मोटा कर देंगे तो बरी हो जाएगा। तो बरी भी होता है शब्द, लेकिन यहाँ जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आप पकड़ लेंगे कि यहाँ बड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है कि अंग और ढ को भी अब र के चिन्ह से ही सूचित करेंगे। चिन्ह मतलब कि मोटा करके ही सूचित करेंगे सुविधानुसार। जहाँ नहीं होगा वहाँ उसके चिन्ह से डिनोट कर देंगे, ठीक। अब जैसे देखिए इसमें क्या है कि जो वक्राक्षर हैं या फिर विक्राक्षर हैं उसके साथ भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ छेड़छाड़ है तो छ को मोटा करने से र पहले जुड़ता है, लेकिन आप इसको जैसे बाकी चीज़ों में, बाकी रेखाओं में या वक्राक्षरों में होता है कि मोटा करने से र बाद में जुड़ता है, वैसे ही आप वृत्ताक्षरों में भी अब मान के चलिए कि मोटा करने से बाद में जुड़ता है। नियम तो था पहले जुड़ने का, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए। अब सब चिन्हों में क्या है कि मोटा करने से र बाद में जुड़ेगा। अगर पहले जोड़ना है तो उस स्वर को उल्टा कर दीजिए, उल्टे साइड वृत्त लगा करके, उल्टे साइड अंडाकार मात्रा लगा करके या हुकाकार मात्रा लगा करके र को डिनोट करिए, या फिर पूरा र को लिखिए, जैसा कि मैं र नियम में जो पहला नियम था बताया था। अब यहाँ देखिए कबाड़ी, तो इसको मोटा कर देंगे तो कबारी, तो कबारी तो ड़ को सूचित करता है, तो यहाँ पर कबाड़ी हो जाएगा। कब, कब जो है कब से ही कब को सूचित करते हैं। जैसे पढ़ी लिखी है तो ढ़ के लिए मोटा कर देंगे तो पढ़ी लिखी, इस तरीके से इसको सूचित किया जाएगा, ठीक। अब दूसरा है ह का लोप। लोप मतलब कि उसको छोड़ देना, स्किप कर देना, ना लिखना, ठीक है। तो ह के लिए यही है कि आप अभी तक क्या है कि 2 चीज़ लिखते हैं ह के लिए। एक तो बिंदी लगाते हैं, स्वर मात्रा लगा करके बिंदी। दूसरा है कि ह का जो चिन्ह है उसको यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कहीं कहीं इसको कोशिश किया जाता है कि स्किप करने का, मतलब कि उसको बिना लिखे ही। अब बहादुर है तो बहादुर में ब लिखा गया है और ह पे जो आ की मात्रा वो लगा दिया गया है और द को मोटा करके र जोड़ दिया गया, बहादुर हो गया है। तो आप इसको पढ़ने के लिए इसमें तो बिंदी नहीं लगाया, आप चाहें तो यहाँ जो आ की मात्रा लगी है ह के बाद वहाँ बिंदी लगा देंगे तो आप और क्लियर पढ़ लेंगे कि ये बहादुर है। तो आप इतना इसको स्किप मत करिएगा।
जहाँ भी ह है वहाँ बिंदी लगा के करिएगा। जहाँ नहीं हो पाएगा वहाँ ह के चिन्ह से सूचित करिए, और जहाँ हो सकता है सुविधानुसार वहाँ आप बिंदी लगा कर के ह को सूचित करिएगा, स्वर के साथ ह की बिंदी। फिर आता है य का लोप। य जो है प का आधा साइज का होता है, उसकी हाइट जो होती है प की आधी होती है। तो इसको भी कोशिश किया जाता है कि जहाँ बिना किसी दिक्कत के पढ़ा जा सकता है शब्द को, वहाँ य को स्किप कर दें, लोप कर दें उसका। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए। वियोग, प्रयोग, वाक्य। अब वाक्य में देखिए आखिरी में य नहीं लिखा है, तो वाक भी शब्द होता है, लेकिन आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो वाक्य समझ में आ जाएगा, वाक्य है। त्याग में देखिए य नहीं लिखा, लेकिन आप, ये नियम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप इसको फॉलो ही करें। कहीं कहीं ये आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत होगी आपके लिखने की, तो आप पूरा पूरा लिखिएगा। ह के लिए ह का साइन या फिर डॉट, जहाँ जैसा ज़रूरत रहे, जहाँ जैसा सुविधा हो। और य के लिए आप पूरा य भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये आपकी स्पीड 100 के आसपास पहुँच जाती है, तब आपको इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि आप य को स्किप करके, ह को स्किप करके भी आप पढ़ सकते हैं, तब के लिए है ये। तो ये कोर्स चल रहा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ जानकारी के लिए है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जब आपकी स्पीड 100 या 100+ हो जाएगी, आपको स्पीड और बढ़ानी है, तब आप इसको दोबारा देख लीजिएगा रिवाइज़ करके, फिर इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। अब यहाँ देखिए कुछ और एग्जाम्पल हैं कि इसमें य का लोप करना उचित नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा। जैसे यश, अब आप यहाँ य ही छोड़ देंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या? यारी है, प्यार है, यम, तो इस सब में क्या है, यह यूज़ किया गया है। तो आपकी सुविधानुसार है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में मेन चीज़ क्या होता है, पढ़ लेना। लिखना तो ठीक है, कोई भी लिख लेगा, तेज़ है या धीरे स्पीड है, लेकिन उसको ज़रूरी है पढ़ पाना। तो पढ़ना ज़रूरी है, आप जिस तरीके से पढ़ पाएँ वो चीज़ होनी चाहिए। अगर आप लोप करके पढ़ते हैं तो भी आप उस लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप पूरा लिखिए। एक ये नियम और देख लीजिए कि मध्यवर्ती आय और ओए के स्थान पर केवल बड़ा वृत्त लिखा जाता है। ये नियम दिया हुआ है, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही याद करना है। और मैंने भी आज तक इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया है, और मैंने 140 150 तक लिखा है, लेकिन इसका कभी आज तक इस्तेमाल नहीं किया, ना ही करना उचित भी होगा, क्योंकि ये टाइम ले लेगा। क्योंकि जब आप उसको याद करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तो थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, और जब आप स्पीड में लिखते हैं तो उतना सोचने का टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए इसको आप न याद करिएगा, ना ही प्रैक्टिस इसी करिएगा, इसे कोई ज़रूरत नहीं है। 6 नियम, जो छतरी वाला 6 होता है, उसके लिए आप छतरी वाले 6 से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और या फिर जैसे आप 6 है, वो जो छतरी वाला 6 है उस तरीके से डिनोट कर लीजिए। या फिर मैं जो एक्सरसाइज़ है उसमें लिखा हूँ, वहाँ पे लिखा हूँ कैसे करना है, और आगे भी इसके बारे में बता दूँगा कैसे इसको शॉर्ट में करके 6 को डिनोट करते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़े थे पिछले अध्याय में, जो वक्राक्षर हम लोग पढ़े थे, सत, ससत, स्व, ह, ये सब, अब उसके जो कुछ नियम हैं उसको और शॉर्ट करने की, उसके आधार पर, और शब्दांशों वाक्यों को छोटा करने का। तो पहला क्या है कि स्व के चिन्ह से, स्व मतलब बड़ा श भी होगा, पूरा व भी होगा। ठीक है, सब, शब, ये सारे डिनोट किए जाएंगे सिर्फ स्व के चिन्ह से। मतलब स्व के चिन्ह से अभी तक स्व होता था, लेकिन अब सव, शव, सब और शब, ये सारे डिनोट होंगे। ठीक है, और यदि इनके बीच में कोई स्वर आए तो वो लिखा नहीं जाएगा, किंतु प्रसंगानुसार पढ़ा जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ क्या है, पहले अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि स्व से, स्व डिनोट होता है सिर्फ उस साइन से, तो स्वार्थी, ये हो गया। लेकिन अब इसी साइन से, स्व के चिन्ह से ही हम शब भी पढ़ेंगे, तो सबनम लिखना है। तो देखिए, शवनम, तो सबनम। इस तरीके से सवाल, शबरी, शिवाला, ये आपको बहुत इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखिएगा, जितना हो सके आप इसको याद कर लीजिएगा, लेकिन कोई बहुत ज़रूरी नहीं। आप शबनम को पूरा सबनम भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, तो आप इसको याद कर लेंगे। अभी शुरुआत है तो आपको उतना कैपेसिटी नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम अलग चीज़ है शॉर्ट हैंड। तो आप उसको भी पूरा लिखिएगा, बड़ा श, फिर ब, फिर न, फिर म। ठीक है, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी 80-85 से आप पहुँचेंगे, तब आपका माइंड कैपेसिटी हो जाएगा शॉर्ट हैंड ग्रैप्स करने का, तब आप इसको आसानी से समझ लेंगे। नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, जो आप हम लोग सत का साइन पढ़ते थे, अब उसके जगह पे जो श है, उस स, बड़ा श और श सारे इस्तेमाल किए जाएंगे। और उसके बाद जो त आता है, सत का त
त वर्ग के जितने हैं त थ द ध, ये ट ठ ड ढ, ये सारे डिनोट किए जाते हैं, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये यूज़ करने में मुश्किल है, याद तो ठीक है हो सकता है, लेकिन यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। कुछ बहुत आप अगर चाहें तो इसमें से जो आउटलाइन एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आप याद कर लीजिए, सीधे सीधे ऐसे याद कर लीजिए और इसको ऐसे ही इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन खुद से इस तरीके से इस्तेमाल करना जो नियम बता रहा है थोड़ा मुश्किल है, और आप चाहें तो ना करें इसको। यहाँ आखिर में देखिए अगला नियम है कि जो सशत का चिन्ह है उसके साथ श और बड़ा श के साथ आने वाले त वर्ग या ट वर्ग के किसी वर्ण तथा उनके बीच किसी स्वर को सूचित करते हैं। जैसे वशिष्ठ, अब व के बाद शिष्ट है तो स ट आ रहा है, तो इस तरह से भी जो इसका साउंडिंग है वो सशत की तरह होगा, तो वशिष्ठ तो यहाँ लिख सकते हैं। विशेष तो सस आ रहा है, विशेष सस, तो इस तरह की सस्तापन, तो ये आप देख के समझ जाएंगे, इसको आप इस्तेमाल करिएगा और ये चीज़ आपको खुद भी अनुभव हो जाती है प्रैक्टिस से। अब यहाँ देखिए सम है, सम में छोटा सा है, तो अब छोटे सा की जगह आप बड़ा सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और म तथा उनके बीच में आने वाले किसी स्वर को सूचित, जैसे सामान्य है तो यहाँ सामान्य, तो इसी से इस्तेमाल होगा, ये किया जाएगा। अब शामत, यहाँ बड़ा श है, अब ये नहीं कि ये छोटा सा और म सम के लिए था तो यहाँ बड़ा सा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा ये, क्योंकि साउंडिंग तो सबकी एक ही जैसी होती है, ठीक। सिमिलरली वही यहाँ सन के लिए है, तो यहाँ जो छोटा सा है वहाँ बड़ा सा भी यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कव का चिन्ह क ख और व ब भ तथा उनके बीच में आने वाले, कहने का मतलब क्या है कि कव, तो क की जगह ख भी आ सकता है और व की जगह व ब भ भी आ सकता है। इसको भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ना याद करने की ज़रूरत है, टेढ़ा हो जाएगा, आप इसको लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको सीधे सीधे याद कर लीजिए, आउटलाइन वाली कॉपी में लिख लीजिए। अगर ये शब्द आते हैं तो ऐसे आप बना के लिख लीजिएगा, लेकिन इस नियम को ज़रूरत नहीं है याद करने की और इसकी इस्तेमाल करने की। नेक्स्ट नियम भी उसी जैसा ही है कि छोटे शक चिन्ह जो है, तो स के जगह स बड़ा श यूज़ कर सकते हैं और क की जगह क और ख दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी ज़रूरत नहीं है आप याद करने, क्योंकि आप याद कर लें, प्रैक्टिस करें, लेकिन पढ़ने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ना इस्तेमाल करें तो ठीक है। बाकी अगर आप कर सकते हैं तो करिए, और लेकिन अगर आप पढ़ पाते हैं तो ही करिएगा, अगर आप पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो छोड़ दीजिएगा। अब है शब्दांश लोप, मतलब कि जो शब्दांश होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उसको कैसे लोप करते हैं, ये लिखा हुआ आप इसको पढ़िएगा। बाकी जो इसका नियम है, क प और न के बाद आने वाले अंतिम त और ट का लोप हो जाता है। तो आप जब लिखेंगे शब्दांश लोप करने का मतलब कि जब आपको स्पीड तेज़ करनी है, आप तेज़ स्पीड में लिख रहे हैं, ज़्यादा स्पीड में, तो आपको इतना टाइम नहीं रहेगा वहाँ सोचने का कि क के बाद प के बाद न के बाद, तो आप इतना वहाँ ध्यान नहीं दे पाएंगे कि इसके बाद क्या आ रहा है, तो क्या कौन सा नियम इस्तेमाल करें, तो इसको आप मत पढ़िएगा, ना पढ़िएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं इसको। नेक्स्ट, लघु अक्षरों के बाद अंत में आने वाले त या ट वर्ग कोई नहीं लिखा जाता है, ये भी ज़रूरत नहीं है याद करने की। अब तीसरा नियम है कि कहीं कहीं अनुस्वार का लोप कर दिया जाता है। अनुस्वार मतलब कि जो बिंदी आती है, जैसे पूछ लिया, सोच, झोंक, चींटी, तो यहाँ जो बिंदी आ रही है इसको ज़रूरत नहीं हर जगह लिखने की, आप इसको स्किप करिएगा, जितना भी हो सकेगा स्किप करिए, क्योंकि झूठ में एक अन का साइन लगेगा या इन का साइन, मतलब लघु अक्षर लगेंगे, तो उससे अच्छा कि आप इसको स्किप करिए जहाँ पर भी हो सके, ठीक है। इसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अंत में ना, नी, ने अधिकतर नहीं लिखे जाते हैं, जैसे चलना चाहिए, पालना चाहिए, तो चल, यहाँ देखिए चल लिखा है, फिर चाहिए, च से डिनोट कर दिया है चाहिए, उसका वही आउटलाइन भी होता है, शब्द चिन्ह भी होता है, लेकिन ये अगर आप वाक्यांश मतलब कि आपको जोड़ करके लिखना है, ये आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह लिखने की, चलना चाहिए, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ देखिए लिखा है 120 वर्ड पर मिनट प्लस, मतलब कि जिसको 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड से प्लस जाना है वो इसको ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप भी इसको लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस्तेमाल में अगर लाना है इसको तो आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसको इस्तेमाल करके आप स्पीड तो बढ़ा लेंगे, लेकिन पढ़ने में हो सकता है दिक्कत आए। लेकिन ये जो है आप 120 की बात करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप 80 के हैं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 इसको आप अलग अलग लिख के करेंगे तब भी आप कर लेंगे, 100 तक भी आप कर लेंगे, 100 के ऊपर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंत में ल के पश्चात त और द का लोप हो जाता है, ये भी आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की, आप पूरा लिखिए ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे।
नेक्स्ट नियम है, कुछ शब्दों के अंतिम वर्ग शब्दांश का ही लोप कर देते हैं, जैसे इलाज। इसमें क्या लिखा है, ई और ला लिखा है, ज नहीं लिखा है। मलाल में म और ला लिखा है, मला आखिर नहीं छोड़ दिया है, आखिरी का ल जो है। इसकी भी ज़रूरत नहीं, आप पूरा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्यूरेसी मेन होती है। तो पढ़ना और एक्यूरेसी मतलब वही चीज़ है, तो वो ज़रूरी है इसमें। इसी तरीके से इस प्रकार के लोप का कोई निश्चित नियम नहीं है, जहाँ पर मतलब कि जहाँ पे थोड़ा सा ही लिखने से समझ में आ जाता है कि ये यही शब्द होगा। जैसे अनुसंधान है, अंततो गत्वा, आप अगर अंततो लिख देते हैं तो समझ जाएंगे ये अंततो गत्वा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें समझ में आ जाता है, तो वहाँ लोप आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कहीं कहीं वाक्यांशों को बनाते समय कई कई शब्दों का लोप करें, जैसे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि। तो अब इसमें क्या है, अक्सर ये इस तरह से आता है, संसदीय मैटर में या किसी भी मैटर में आ सकता है ये, कि किसी समस्या के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान करना चाहता हूँ कि, बस। तो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये समझ में आ जाता है कि, तो ये वही लिखा मैंने कि 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से जब ज़्यादा की स्पीड आपको बनानी है तब के लिए है। लेकिन आप फिर भी इस सबको 100 के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 100 तक के लिए ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा ये टेढ़ा पड़ता है कि पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ इसमें होते हैं, जैसे ध्यान देना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ कि, ये सब आसान है। मैं आपको इसको आगे बताऊँगा कि आपको 100 तक के लिए कौन कौन से वाक्यांश या जॉइंट वर्ड हैं उसको इस्तेमाल करना है, और उसके अलावा जो होंगे आप 100 के प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर आपको 120 से ऊपर स्पीड बनानी है तो उसको करिए तो अच्छा है। बाकी आप इसके बारे में टेंशन ना लीजिए, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा कि आपको 80 तक और 100 तक पहुँचने के लिए, 110 तक पहुँचने के लिए, 120 तक के लिए कौन से वाक्यांश की ज़रूरत है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट है, ऐसे दो शब्द जिनके जिसमें एक जिस व्यंजन पर समाप्त हो और दूसरा उसी व्यंजन से स्टार्ट हो, तो एक साथ ही लिखे जाते हैं। दो की जगह पे एक व्यंजन, जैसे अब श्रम मंत्री है, तो श्रम म पे ये इंड हो रहा है, फिर मंत्री अगला म से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एक ही म लिखेंगे, ठीक। याद दिलाता हूँ, तो याद द, फिर द से शुरू है कि दिलाता हूँ, इसमें भी द है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है पद दलित शोक के साथ, इसमें भी देखिए ज्वाइंट किया है। ये भी आप 100 प्लस 120 मैंने लिखा है, लेकिन आप 100 के प्लस भी आप इसको जा सकते हैं, 100 के प्लस के बाद आप मतलब लिख सकते हैं 100 के बाद। अब ये नियम भी है कि इसमें अब इस तरीके से जोड़ करके लिख सकते हैं, जैसे ट और द, ये एक ही जैसा, ट छोटा होता है, द बड़ा होता है, ट ठ ड ध, त थ द ध। तो इस तरीके से अब उसको, उसमें क्या है, ये नियम कहता है कि अगर जब इस तरह के शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं, तो उसको जोड़ करके लिख देते हैं। इसको भी आपको बहुत ज़रूरत नहीं है याद करने की, क्योंकि आप पढ़ते वक्त आपको दिक्कत हो सकती है इसमें, क्योंकि साइज़ छोटी बड़ी हो जाती है जब आप स्पीड तेज़ लिखते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट नियम है कि जो लघु बकराक्षर हम लोग पढ़े थे, अन, आन, ओन, उन, तो उसमें जो न है उसके स्थान पे म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही नियम है ये। तो आप इसमें जो एग्जांपल दिए हैं इसको सीधे सीधे याद करके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिक्टेशन में। नेक्स्ट है, र के लिए नियत शब्द चिन्हों को उनके चिन्हों के पूर्व आने वाले व्यंजनों को मोटा करके, जैसे ला रहा हूँ, उठा रहा हूँ, तो उठा के बाद उसी में हल्का सा डैश लगा करके रहा हूँ इस्तेमाल कर देते हैं मोटा करके। तो ये ज़रूरत नहीं है 100 तक के लिए। 100 तक आप ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, जैसे पूरा ला रहा हूँ करके लिख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर या 120 के बाद आप इसको इस्तेमाल में ले आएंगे। अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर या विधानसभा रिपोर्टर के लिए अगर आपको भरना है, उसके लिए एग्ज़ाम देना है, तो आप इस सब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन SSC तक के लिए 100, 110, 120 तक के इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अलग अलग लिख सकते हैं। विविध नियम, इसमें क्या लिखा है कि बात और बाद क्रमशः त और द वाले चिन्हों से सूचित किए जाते हैं। मतलब कि बात त से डिनोट होगा और बाद जो है द से डिनोट होगा। तो ये अगर कहीं ऐसे अकेले बात आता है तो नहीं, तब आप पूरा बात लिखिए, लेकिन कहीं आप वाक्यांश में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होती है। तो ये आपको फिक्र करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ वाक्यांश आएंगे उसमें यूज होगा। तो आप ये नियम बस सुने रहेंगे तो जान देंगे, उसको समझने में आसानी रहेगी उस वाक्यांश के आउटलाइन को कि कैसे ये बना है। तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लीजिए, जान जाइए। जब मैं वाक्यांश बताऊँगा तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी देखिए लिखा है बात यह है कि, आप कहेंगे इसमें बात लिखा ही नहीं तो कैसे समझे कि कैसे क्या है। तो यहाँ तो लिखा है तो उससे बात डिनोट हो गया, फिर यह और है कि के लिए सिर्फ की बना दिया है, तो बात यह है कि। इस तरीके से आप आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि कुछ जो आउटलाइंस होते हैं, शब्द होते हैं, उसको काट करके डिनोट कर देते हैं।
जैसे देखिए गवर्नर जनरल, ये साथ यूज होता है। चीफ जस्टिस, तो गवर्नर जनरल में ग और ज को काट दिया है गवर्नर जनरल। चीफ जस्टिस को च को ज से काट दिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर म को ड से काट दिया है। इस तरीके से आगे कुछ शब्द होंगे, आउटलाइन बनेंगे, तो ये बस जान लीजिए नियम। तो आगे आउटलाइन में आपको प्रोवाइड करूँगा उसकी PDF, तो उसमें इस तरह के यूज़ करके आउटलाइंस बनी होंगी बड़े शब्दों की। संख्याओं के लिए कैसे है, संख्या का तो संख्या में लिखते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स जो होती हैं, जैसे 800 है, 8000 है, 8 लाख। तो यहाँ जो 100 के लिए चिन्ह है, तो आप 8 लिखिएगा। यहाँ पे शुद्ध हिंदी वाला लिखा है, लेकिन आप नॉर्मली जो लिखते हैं वही लिखिएगा। 8 लिख के ऊपर एक हल्का डैश दिया है, उससे डिनोट करेगा 100 को। और 1000 है तो उस ऊपर वाले डैश को डार्क कर देंगे तो वो 1000 डिनोट करेगा। और अगर लाख लिखना है तो उस न्यूमेरिकल के नीचे आप डैश देंगे तो वो लाख को डिनोट करेगा। लेकिन आप 1000 के लिए के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे के इस्तेमाल होता है। 1000 के लिए के को डिनोट करते हैं। 100 के लिए आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अब जैसा चाहें वो आपके ऊपर है, आप क्या ही इस्तेमाल करते हैं, इस नियम को फॉलो करते हैं या नॉर्मली आप जैसे लिखते हैं उस तरीके से। तो आज की क्लास में इतना ही है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। और देखिए मैंने आपसे वादा किया था कि 30 से 45 दिन के अंदर बेसिक कोर्स जो है मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मैंने जानबूझ के मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लिया था कि अगर हो सकता है अगर धीरे धीरे पढ़ाना पड़े, लेकिन मैंने फिर भी धीरे ही पढ़ाया है। कोई चीज़ छूटी नहीं है जो आपको लिखने में दिक्कत करेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। सारा कुछ आपको मैंने बताया है। और अब आप लिखना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे रामधारी गुप्ता खंड 1 से। और देखिए 1 महीना क्या कहें, 20 दिन के अंदर ही पूरा कोर्स ख़त्म हो चुका है। और लोप नियम भी मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद 100 के ऊपर की स्पीड, 120 के ऊपर की स्पीड के लिए 2-3 क्लास और होगी, जो कि उपसर्ग और प्रत्यय, सफिक्स और प्रीफिक्स के लिए है। उसके बाद भी क्लास होगी इसमें जो शब्दांश हैं, आपको 80 की स्पीड के लिए शब्दांश जो यूज़ करने हैं, 100 तक की स्पीड पाने के लिए जो शब्दांश इस्तेमाल करने हैं, 120 तक, मतलब कि SSC को टारगेट करके, तो वो सारे शब्दांश की वीडियो मैं इसी सीरीज़ में बना दूंगा। और जो कुछ आउटलाइंस हैं, जो शब्द बार बार आते हैं, आप रामधारी गुप्ता लिखेंगे तो वो शब्द आपको बार बार मिलेंगे, वाक्यांश बार बार मिलेंगे, उसकी मैं PDF आपको इसी सीरीज़ के दौरान आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप पूरा एज इट इज़ आप नोट कर लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा उपसर्ग प्रत्यय होने के बाद कि वो कैसे आउटलाइन बन रही है, मैं समझा भी दूंगा। और उसको आप एज इट इज़ नोट करके याद कर लीजिएगा। और जो आपने क्लास में भी आउटलाइन इस्तेमाल की है, उसको धीरे धीरे जो नई वाली आउटलाइन मैं दूंगा उसमें रहेंगी, तो पुरानी को भूल करके उस नई वाली को आपको याद करना होगा और फिर आगे उसी पे आपको चलना होगा। रामधारी गुप्ता आप लिखेंगे तो उसका इस्तेमाल होगा। अब जितना ही उसका इस्तेमाल करेंगे वो उतना दिमाग में बैठेगी, क्योंकि शॉर्ट हैंड ऐसी चीज़ है, इसमें जो आउटलाइंस हैं वो उसी से आपको खेलना है। अब जितना उसका प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आपको याद होगा। इसमें लिख करके प्रैक्टिस कर करके याद करना होता है, सिर्फ याद करके याद नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी अब अगली क्लास होगी उपसर्ग और प्रत्यय पर। तो उम्मीद है आपकी ये 30 क्लास के अंदर ही पूरा का पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा था 45 दिन, लेकिन उससे भी कम लगा। 30 दिन के अंदर ही शब्दांश, वाक्यांश सब खत्म हो जाएगा। और ये प्रणाली आप देख रहे होंगे कितनी आसान है कि 20 दिन के अंदर 10-10 मिनट की मुश्किल से क्लासेस में भी ये ख़त्म हो गई है। और लॉकडाउन का आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सीखने के लिए। शॉर्ट हैंड अगर आपको सीखना है तो इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करके आप सीख सकते हैं बहुत आसानी से। और इसमें कोई टिपिकल नियम नहीं है, कोई कठिन नहीं है। थोड़ी सी है डिफ़िकल्टी कहीं कहीं लघु बक्राक्षर में या बक्राक्षर में थोड़ी बहुत है। और जो प्रणाली है उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जा कर के बताया गया है, उसमें टाइम भी लगता है सीखने में, समझने में। और इसमें क्या है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है। आप इसमें आउटलाइंस को अपने तरीके से बना सकते हैं सुविधानुसार। इसमें मॉडिफिकेशन काफ़ी हो सकता है और आप इसमें जल्दी से जल्दी सीख करके स्पीड बना सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।